स्वागत है आपका मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे केदारनाथ से बड़ी खबर की। यहां हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। अचानक से तकनीकी खराबी आने से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर में खराबी आने से पायलट ने हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त भी हुआ है। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद हेलीकॉप्टर में सवार यात्रियों ने राहत की सांस ली है। एक बड़ा हादसा होते होते टला है। पायलट की सूझबूझ से यात्रियों की जान बची जो इसमें सवार थे। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी और पायलट ने समझ लिया। मौका रहते ही उसने इस हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ था और अचानक से तकनीकी खामी आने के चलते हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। केदारनाथ से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। यहां पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अचानक तकनीकी खराबी आने से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर में खराबी आने से पायलट ने इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई है। क्षतिग्रस्त भी हुआ इस दौरान हेलीकॉप्टर। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद हेलीकॉप्टर में जो यात्री सवार थे उन्होंने राहत की सांस ली है। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ रुद्रप्रयाग से संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, एक बहुत बड़ा घटनाक्रम होते होते बचा है। सभी यात्री सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल, सभी यात्री सुरक्षित हैं और लगभग 8 बजे की घटना है जब केदारनाथ में जो क्रिस्टल एविएशन है उसका जो हेलीकॉप्टर था वो अभी से उड़ान भरकर केदारनाथ जा रहा था और वहाँ पर केदारनाथ से लगभग 100 मीटर पीछे उसका जो बैलेंस होती है खराब हो गई थी और बैलेंस खो लिया था वहाँ पे हेलीकॉप्टर में। लेकिन वहाँ पर जो पायलट थे उसकी सूझबूझ से वहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग कराई और 6 श्रद्धालु मौजूद थे तो सभी सुरक्षित है और सबको सुरक्षित निकाल दिया गया है। जी बिल्कुल। और कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर भी क्षतिग्रस्त हुआ है। अब जो यात्री इसमें सवार थे, देख तो पा रहे हैं हम तस्वीरों में कि बीच पहाड़ों के बीच में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। संदीप, कौन मौके पर पहुंचा, कैसे जो यात्री इसमें सवार थे उनको सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया? जी मैं आपको बता दूं कि जो रोजाना केदारनाथ के लिए जो तमाम 8 हेलीपैड हैं जो वहाँ से उड़ानें भरते हैं केदारनाथ के लिए सभी हेलीकॉप्टर, और आज भी सुबह ये क्रिस्टल का जो हेलीकॉप्टर है इसकी उड़ान भरी थी लगभग 7:52 पे। तो ये 8 बजे करीबन केदारनाथ धाम के ऊपर पहुंच गया था। लेकिन जैसे ये वहाँ पर हेलीपैड पे लैंडिंग करा था तभी इसका जो मशीन है वो खराब हो चुकी थी और उसके बाद आप देखें धीरे साफ तरीके से देखा जा रहा है कि वहाँ पर जो ढलान है वहाँ पर लैंडिंग कराई इमरजेंसी लैंडिंग हेलीकॉप्टर की। और उसके बाद वहाँ पर कुछ देर तक तो श्रद्धालु भी अंदर डर गए थे, चिल्लाने लग गए थे। लेकिन उसके बाद जब पायलट ने काफी सूझबूझ के साथ पूरे हेलीकॉप्टर को लैंड कर दिया, उसके बाद सबको पुलिस और एसडीआरएफ की टीम द्वारा वहाँ पे निकाला गया और सभी श्रद्धालु। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए संदीप। तो अब सभी को सुरक्षित स्थान पहुंचाने की कवायद की जा रही है और आप ये देखिए जब टीम मौके पर पहुंची और हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इंदौर से राजस्थान के जोधपुर जा रही एक यात्री बस नीमच के पास हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि नीमच से करीब 12 किलोमीटर दूर महू नसीराबाद हाईवे पर चलती बस में अचानक से आग लग गई। हादसा हकिया खाल के पास हुआ। बस में आग लगते ही ड्राइवर ने बस को सड़क के किनारे खड़ा किया और आनन फानन में सभी यात्रियों को बस से नीचे उतारा गया। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया जिसकी वजह से बस में रखा यात्रियों का सारा सामान बस के साथ जलकर राख हो गया। हादसा रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच हुआ है। और संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ विश्वदेव। कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ है? हम देख पा रहे हैं कि बस पूरी जलकर खाक हो गई है। यात्री सभी सुरक्षित हैं? जी इसमें यात्री सभी सुरक्षित है। खास की बड़ी बात है कि जान माल की घटना से नहीं हो पाई है। यात्रियों का जितना सामान था वो सब जलकर खाक हो गया। दूसरी बात की जाए कि नीमच से होते हुए जोधपुर जा रही थी। नीमच में आईटीओ का एक चेक पोस्ट है। बड़ी बात है कि वहाँ कोई बसों की या तो फिटनेस चेक होती है, कुछ होती है, बस आती जाती है। इस घटना के साथ शायद प्रशासन अपनी नींद से जागे आईटीओ विभाग और पूरी बड़ी घटना होने से बचा जा सके भविष्य में। कहीं कहीं ओवरलोडेड बसें जाती है यहाँ से, साथ ही इस तरह की घटना होना गर्मी के में आम बात लग रही है। तो इस घटनाक्रम से प्रशासन अगर जाग जाए तो कई बड़ी जनहानि होने से बच सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विश्वदेव। तो अब देखिए जब ये बस हादसे का शिकार हुई सभी यात्री हालांकि सुरक्षित बताए गए हैं लेकिन एक बड़ा नुकसान क्योंकि यात्रियों का पूरा सामान जल चुका है बस के साथ।
नारायणपुर में नक्सलियों से फिर मुठभेड़ की जानकारी। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई है। ऑपरेशन सूर्य शक्ति .5 लौट रहे थे जवान और इसी दौरान वर्दीधारी नक्सलियों के मारे जाने की सूचना भी मिली है। दंतेवाड़ा बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में मुठभेड़ जारी है। कल मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को मार गिराया गया था, एक बड़ी सफलता। और आप ये देखिए, एक बार फिर से नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की जानकारी है। नारायणपुर से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई। ऑपरेशन सूर्य शक्ति .5 लौट रहे थे जवान। वर्दीधारी नक्सलियों के मारे जाने की भी सूचना है। दंतेवाड़ा बीजापुर की सीमावर्ती क्षेत्र में मुठभेड़ जारी है। कल हुई मुठभेड़ में मारे गए थे 7 नक्सली। और संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए। खेम नारायण, आज एक बार फिर से मुठभेड़ की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल रेनू, आपको मैं बता दूं कि कल जिस प्रकार से 3 जिलों से 800 जवान जो है अबूझमाड़ के जंगल में नक्सलियों के मान में घुसकर मोर्चा संभाले हुए थे और कल जो है 7 नक्सलियों को जो है जवानों ने ढेर कर दिया था। और जो है सर्चिंग जो पार्टी है वो शवों को और हथियारों को बरामद करके जब वापस लौट रही थी तो फिर से एक बार जो है नक्सलियों ने फिर से फायरिंग शुरू कर दी और उस फायरिंग का जवाब देते हुए आज फिर जवानों ने एक नक्सली वर्दीधारी नक्सली को जो है ढेर कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभी भी वहां मुठभेड़ जारी है और कुछ बड़ा जो है उस जो मुठभेड़ है उसमें निकलकर सामने आने वाला है। जी बिल्कुल, नजर बना के रखिए खेम नारायण, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार मुठभेड़ की जा रही है और अभी भी एक बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है जवानों को, क्योंकि नक्सलियों के खात्मे के लिए जवान लगातार फायरिंग भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बड़ा हादसा। एसडीआरएफ जवानों की नाव नदी में पलट गई। प्रवर नदी में पलटी जवानों की नाव। डूब रहे 2 लड़ाकों को बचाने गए थे एसडीआरएफ जवान। हादसे में 3 एसडीआरएफ जवान की मौत हो गई है। 2 लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है। ये दुखद हादसा महाराष्ट्र के अहमदनगर में सामने आया है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। एसडीआरएफ जवानों की नाव नदी में पलट गई। दरअसल प्रवर नदी में पलटी जवानों की नाव डूब रहे 2 लड़ाकों को बचाने के लिए 2 लड़कों को बचाने के लिए एसडीआरएफ जवान पहुंचे हुए थे और हादसे में एसडीआरएफ के 3 जवानों की मौत हो गई है। 2 लोगों की तलाश अभी की जा रही है। दुखद ये पूरा हादसा, जब 2 लड़कों को बचाने के लिए खुद पहुंचे हुए थे और अचानक से देखिए आप किस तरीके से नाव जो इनका था वो पलट गई और जो जवान थे वो अभी 2 की तलाश की जा रही है। 3 जवानों की मौत की जानकारी है। और दुर्ग से खबर है, एक्सयूवी को टक्कर मारकर मकान में ट्रक घुस गया। जी हां, घर में सो रहे लोग बाल बाल बचे। बाउंड्री वॉल तोड़कर घर के अंदर घुसा ट्रक। भिलाई के कोहका कुरूद मार्ग की ये पूरी घटना है। कार में सवार 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। बड़ी जानकारी है दुर्ग से, जहां पर एक्सयूवी को टक्कर मारकर मकान में घुसा ट्रक। घर में सो रहे लोग बाल बाल बचे। बाउंड्री वॉल तोड़कर घर के अंदर घुसा ट्रक। भिलाई के कोहका कुरूद मार्ग की घटना बताई गई है। कार में सवार 2 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया। एमपी बीजेपी ने अपने सभी विधायकों से लोकसभा चुनाव 2024 पर रिपोर्ट मांगी है और इसके साथ ही जिन विधानसभा क्षेत्रों में कम मतदान हुआ उसकी वजह भी विधायकों से पूछी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद पार्टी नेतृत्व इसका आंकलन करेगा। माना जा रहा है कि कल अन्य प्रदेशों में होने जा रही वोटिंग के बाद या फिर 30 मई के बाद रणनीतिक कारों की बैठक बुलाई जा सकती है। एमपी चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय समेत पार्टी के दिग्गज नेता रिपोर्ट का आंकलन करेंगे। तो एमपी बीजेपी ने अपने सभी विधायकों से लोकसभा चुनाव 2024 पर रिपोर्ट मांगी है और इसके साथ ही जिन विधानसभा क्षेत्रों में कम मतदान हुआ है उसकी वजह भी विधायकों से ही पूछी गई है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता प्रशांत कटारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, एमपी बीजेपी ने विधायकों से लोकसभा चुनाव 2024 की रिपोर्ट मांगी है, क्या कुछ कारण इस रिपोर्ट के?
जी रेणु, ये भी बता दूं आपको कि ये रिपोर्ट काफी पहले भी मांगी गई थी, लेकिन अब रिकॉल किया गया है उन विधायकों के लिए जिन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी। आधे से ज्यादा विधायक रिपोर्ट सौंप चुके हैं, लेकिन 80% विधायक या कहीं ज्यादातर जो विधायक हैं वो सब चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, बाकी बचे चरणों में। तो जिन विधायकों ने रिपोर्ट नहीं सौंपी है उनको रिकॉल किया गया है, उनसे जल्द रिपोर्ट तलब की गई है। और दूसरी बात, एक रिपोर्ट पार्टी ने अपने स्तर पर भी तैयार कराई है, और जब ये सभी विधायकों की रिपोर्ट पार्टी संगठन के पास पहुंच जाएगी, इसके बाद प्रदेश स्तर पर बैठक होगी। दोनों जो रिपोर्ट है, यानी कि जो पार्टी के स्तर पर तैयार कराई गई रिपोर्ट है और जो विधायकों के जरिए तैयार कर भेजी गई रिपोर्ट है, दोनों का आकलन किया जाएगा, मिलान किया जाएगा, और उसकी जो फाइनल रिपोर्ट होगी वो केंद्रीय स्तर पर, या कहें कि केंद्रीय आलाकमान को भेजा जाएगा, केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा, और वही तय करेगा कि उन विधायकों का राजनीतिक भविष्य तय क्या है। हालांकि विधायकों से ज्यादा अगर हम कहें तो मंत्रियों के क्षेत्रों का भी आकलन होगा उसी नजरिए से, चूंकि पर्टिकुलर किसी क्षेत्र के वो विधायक भी हैं, तो उनका राजनीतिक भविष्य वाकई बहुत महत्वपूर्ण होगा उस आकलन के आधार पर। आपको याद भी होगा, गृह मंत्री अमित शाह ने चेताया भी था, एक हिदायत भी दी थी कि जिन मंत्रियों के क्षेत्र में अगर वोटिंग कम होती है तो फिर आप एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन दूसरा एक और बात बता दूं, जो सवाल पूछे गए रेणु इस रिपोर्ट में, या कहीं जो रिपोर्ट तैयार कर भेजनी है उसमें जो सवाल पूछे गए, एक तो ये कि भाई कितना मत प्रतिशत गिरा है, अगर कम हुआ है तो क्यों हुआ है, और क्या जो बूथवार स्थिति क्या है मतदान की, जो 370 हर बूथ पर वोट बढ़ाने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा था, क्या वो बढ़े, अगर नहीं बढ़े तो क्या उसके कारण हैं। दूसरा, विधायकों ने गांव में प्रचार के दौरान कितनी रातें बिताई हैं, और उनके विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन से पार्टी के जो नेता रहे जो लगातार मेहनत करते रहे, अथक परिश्रम करते रहे, या फिर केवल फॉर्मेलिटी करते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे तमाम दूसरे सवालात हैं, और उसी आधार पर यह रिपोर्ट भी तैयार होगी। लेकिन विधायक अपने स्तर पर रिपोर्ट भेजेगा और पार्टी ने अपने स्तर पर एक रिपोर्ट तैयार की है। स्वाभाविक है तमाम बड़े दिग्गज जो नेता हैं वो चुनाव प्रचार जब खत्म हो जाएगा, चूंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा तेलंगाना, माफ कीजिएगा, झारखंड के लगातार चुनाव प्रचार पर हैं 30 तारीख तक, और दूसरी तरफ सीएम मोहन यादव अलग अलग राज्यों में प्रचार कर रहे हैं। तो 30 तारीख से पहले उनका फ्री होना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, और जैसे ही फ्री होते हैं उसके बाद कहा यह जा रहा है कि भोपाल में तुरंत ये बैठक बुलाई जाएगी रेणु। उसके बाद ही फाइनली फैसला होगा, जो रिपोर्ट का एक फाइनली आकलन होगा, मिलान के बाद जो रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि अब जो वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है, और पहले भी ये रिपोर्ट मांगी गई थी और एक बार फिर से रिकॉल किया गया है। प्रशांत, आप लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस अब एक्शन मोड में आ गई है। पार्टी में सक्रियता बढ़ाने के लिए कमजोर प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों को बदलकर नई टीम बनाई जा सकती है। एनएसयूआई अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने संकेत दिया है कि ऊर्जावान युवाओं को इसमें मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ता और नेताओं को संगठन से बात कर समस्या और विवादों को सुलझाने की सलाह भी दी है। और एक बार फिर से रुक करेंगे भोपाल का, संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, एमपी में यूथ कांग्रेस अब एक्शन मोड में आ गई है। सक्रियता कितनी है, कमजोर प्रदर्शन क्यों हो रहा है, तमाम ये मुद्दे रहने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए रेणु, दरअसल 2 दिन लगातार बैठकों का दौर चला। 22 और 23 तारीख जो मितेंद्र सिंह युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं, और उन्होंने तमाम जो पदाधिकारी हैं युवा कांग्रेस की कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा की। लंबे दौर की 2 दिन बातें चली हैं, और उसमें भी न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत में संकेत दे दिए थे कि आगे जरूर बहुत कुछ बड़े बदलाव होंगे पार्टी में, संगठन में। चूंकि कोई भी किसी भी पार्टी का जो युवा संगठन है वो पार्टी की रीढ़ होता है, और अमूमन कांग्रेस में जो युवा कांग्रेस संगठन है वो बहुत ज्यादा मजबूत अभी तक नजर नहीं आ रहा था। उसकी सक्रियता भी चुनाव में बेहद कम नजर आई है। ऐसे में अब वाकई में ताबड़तोड़ फैसले का इंतजार है, कुछ बड़े बदलाव, बड़े एक्शन आपको इसमें दिख सकते हैं, और इसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार भी नहीं करना होगा। जल्द ही चूंकि चुनाव 4 जून को नतीजे भी आ जाएंगे, उसके बाद कोई बड़े बदलाव आपको मिलते हुए नजर आएंगे युवा कांग्रेस में। पार्टी की कोशिश है, पार्टी की रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अब पार्टी से जोड़ना है, और युवाओं के आधार पर ही युवाओं को ज्यादा मौका भी दिया जाएगा, और उस आधार पर पार्टी की सियासत भी आगे बढ़ेगी। इसी रणनीति के साथ कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है, युवा संगठन भी आगे बढ़ रहा है, और युवा कांग्रेस का जो नेतृत्व कर रहे हैं अब मितेंद्र सिंह, उन्होंने भी यही लाइन ली है। इसी पैटर्न पर कांग्रेस अब आगे बढ़ने वाली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको प्रशांत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे जहां पर
कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की है। दरअसल सीहोर जिले के कांग्रेस प्रवक्ता ने चुनाव आयोग को खत लिखा है और प्रदीप मिश्रा पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। उनके खत पर बीजेपी ने पलटवार किया और सनातन विरोधी होने के आरोप जड़े हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को खत लिखा और खत में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई की मांग की गई। सीहोर में कांग्रेस नेता पंकज शर्मा का कहना है कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने धार्मिक आयोजनों में बीजेपी के लिए वोट किए जाने की अपील की है। कांग्रेस नेता ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया और चुनाव आयोग से इस पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। देखिए, ये पूरा मामला महाराष्ट्र के प्रतिवाह जिले का है, जहां पर 6 से 12 मई तक उनकी कथा हुई थी। उसमें पहले दिन उन्होंने 6 मई को व्यास गादी पर बैठकर, जबकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, सीधे भारतीय जनता पार्टी और मोदी के नाम पर वोट मांगे थे। और ऐसा प्रतीत हो रहा था उनकी बातों से जैसे कि शिव महापुराण में ये लिखा होगा कि मोदी जी को वोट दीजिए, सनातन के नाम पर वोट दीजिए। तो चूंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, हाँ, हालांकि हमारे देश में धर्म के नाम पर कुछ भी बोलने की आजादी है, परंतु इस समय नहीं है, क्योंकि इस समय आचार संहिता लगी हुई है। इसलिए मैंने भारत निर्वाचन आयोग से मांग करी है कि इनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाए। मेरी भारत निर्वाचन आयोग से बारंबार अपील है, भारत की न्यायिक प्रक्रिया से मुझे बार-बार अपील है कि इनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाए और उनकी कथाओं पर रोक लगाई जाए, तभी हमारा लोकतंत्र का विश्वास हमारा जिंदा रहेगा। उधर सीहोर के कांग्रेस नेता के खत लिखे जाने पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने खत को लेकर कहा कि कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि अभी प्रदीप मिश्रा जी की कथा को विधानसभा के चुनाव से पहले कमलनाथ जी ने स्वयं अपने निजी जो उनका गृह संसदीय क्षेत्र है वहां में कराया था और हमने देखा था कि उसमें पूरा कमलनाथ जी ने भरपूर प्रयास किया कि उसका राजनीतिक फायदा लिया जा सके। तो कांग्रेस जब स्वयं का सनातन विरोधी चरित्र उजागर हो जाता है तो इस प्रकार के आरोप लगा करके अपनी कुंठा और पीड़ा को व्यक्त करती है। कांग्रेस का यह आरोप प्रदीप मिश्रा जी के ऊपर नहीं बल्कि सनातन धर्म के ऊपर है, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी ने हमने कई अवसरों पर देखा है कि जनता से आह्वान किया है कि अपने मताधिकार का प्रयोग सनातन के लिए करिए और स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस इस बात को स्वीकार करती है कि वह सनातन द्रोही पार्टी है, तुष्टीकरण करने वाली पार्टी है। और इस प्रकार के आरोप लगा करके कांग्रेस ने अपनी उसी मनोवृत्ति को एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है जिसमें वह भगवे में बलात्कारी को देखते हैं। एमपी में लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, इंतजार अब बस नतीजों का है। ऐसे में चुनाव आयोग से कांग्रेस की शिकायत पर सवाल उठ रहे हैं। खास बात ये कि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा कराने वालों में क्या कांग्रेस क्या बीजेपी दोनों ही दलों के नेता शामिल हैं। अब इस पर शिकायत पर चुनाव आयोग का क्या रुख रहता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आए दिन पशुओं के साथ क्रूरता की घटनाएं सामने आती रहती हैं। बेजुबानों के साथ इंसान हैवानियत की हदें पार कर रहे हैं। ऐसे एक मामला इंदौर से आया है जहां कुछ बेरहम लोगों ने एक स्ट्रीट डॉग की पूंछ में आग लगा दी। बेजुबान डॉग तड़पता रहा, छटपटाता रहा, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं, बचाने वाला कोई नहीं। अब इस घटना की तस्वीर पास में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। ये खबर इतनी विचलित कर सकती है कि कुत्ता भी कह रहा है क्रूरता की हद हो गई है, मैं बेजुबान हूं, निर्जीव नहीं। फिलहाल पीपल्स फॉर एनिमल्स की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच कर रही है। गाड़ी से निकले तो देखिए, वाकई में बहुत ही गंभीर ये पूरा मसला है और इस तरीके की खबरें हमने पहले भी कई बार सुनी हैं। जब किसी स्ट्रीट डॉग को उठाकर नदी में फेंक दिया जाता है और या फिर उसे बुरी तरीके से पीट दिया जाता है और ये बहुत चौंकाने वाला घटनाक्रम है जब एक स्ट्रीट डॉग की पूंछ में आग लगा दी गई और उसे तड़पता हुआ छोड़ दिया गया। गाड़ी से निकले और चलिए अब देखेंगे टॉप 20 खबरें तेज अंदाज में। पुणे पोस्ट